Alright, so चैप्टर नंबर 17 द नेचर ऑफ मार्केटिंग। अब नेचर ऑफ मार्केटिंग के अंदर जो है वो बेसिकली होता यह है कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता क्या है। सो द मार्केटिंग डिपार्टमेंट व्हाट इट डज इज दैट इट इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द बिजनेस एंड द कस्टमर्स। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द कस्टमर्स एंड द बिजनेस। दैट इज के ये कनेक्ट करता है आपके बिजनेस को आपके कस्टमर्स के साथ। तो मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट टास्क दैट लिंक्स द बिजनेस टू द कस्टमर। और वो किस तरीके से लिंक क्रिएट होता है? बाय आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स प्रॉफिटेबली। तो मार्केटिंग क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए और उसको जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है बाय मेकिंग द अप्रोप्रिएट गुड्स फॉर द customers. So it does this by getting the right product at the right price to the right place at the right time. तो यूजुअली जो है वो आपके राइट प्रोडक्ट क्रिएट किए जा रहे होते हैं, सेलिंग इट एट द मार्केट एट द राइट प्राइस एट द राइट प्लेस, के जहाँ पे प्रोडक्ट कस्टमर को कन्वीनियंटली मिल जाए, एंड एट द राइट टाइम, दैट इज के कस्टमर को जब उस प्रोडक्ट की नीड हो वो प्रोडक्ट उसके सामने मौजूद हो। So it is very important for the marketing department to identify the customer needs, produce the product according to the customer needs, and then sell it in the market so that the customer needs are satisfied. जैसे कि एक परफ्यूम मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा? पहले वो मार्केट को आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट में मेल और फीमेल जो है उनको उनके ऊपर रिसर्च करेगा, उनकी नीड्स को जानेगा, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा जो कि कस्टमर की नीड्स को मीट करेगा, और फिर उसको सेल करेगा ताकि वो क्या कर सके? प्रॉफिट्स को अर्न। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूजुअली कंट्रोल किया जा रहा होता है थ्रू द मार्केटिंग मैनेजर। और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है। और वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे आर इन लाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। दैट इज के अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, तो चैप्टर 4 के अंदर हमने डिस्कस करा था दैट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में सब आपका एक डिपार्टमेंट आता है दैट इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मेक श्योर करते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करे इन लाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जब बिजनेस ये ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करेगा तो अल्टीमेटली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो क्या बनाता है? स्ट्रैटेजीज बनाता है। और अगर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज आती हैं आपके प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपके प्राइस की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी प्लेस की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और आपकी प्रमोशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाने का काम किसका होता है? आपके मार्केटिंग मैनेजर का। तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर का जो मेन काम है वो है टू सेट अप द ऑब्जेक्टिव एंड बिल्ड द स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं एंड देन लेटर ऑन जो दूसरे चैप्टर्स होंगे उसके अंदर हम लोग स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली इट इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड गेन द मार्केट लीडरशिप। मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर इज द टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस एज कम्पेयर टू द सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री। और मार्केट शेयर जितना ज़्यादा होगा आपका, उतना ज़्यादा आप जो है वो मार्केट लीडरशिप गेन कर सकोगे। सो टू इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड गेन मार्केट लीडरशिप, सेकेंडली टू इंक्रीज द सेल्स इन वॉल्यूम एंड इन वैल्यू। आप एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट यू ट्राई टू इंक्रीज योर सेल्स। आप अपनी सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करते हो बोथ इन द वॉल्यूम, दैट इज बाय सेलिंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड इन वैल्यू, दैट इज बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस एंड अर्निंग मोर रेवेन्यू। बेसिकली आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करो इन वैल्यू, दैट इज इन द डॉलर वैल्यू, कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सको अपने प्रोडक्ट को। देन इंक्रीज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स परचेज बाय द कस्टमर पर विजिट। जब भी कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स खरीद के लेके जा रहे हैं। टू इंक्रीज द शॉपिंग फ्रीक्वेंसी बाय लॉयल कस्टमर्स। आपके जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आके आपका प्रोडक्ट खरीदे, बार बार आके आपका प्रोडक्ट खरीदे। टू इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, जाहिर सी बात है कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज करने के लिए आप जो है वो मार्केटिंग करते हो, प्रमोट करते हो अपना प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर आपके पास से ही खरीदता रहे प्रोडक्ट, किसी और के पास ना जाए। फिर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स, अपने नए कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए भी जो है वो आप क्या करते हो? मार्केटिंग अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि आपके नए कस्टमर्स जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाएं। फिर टू इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन,
कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड फील करें। एंड लास्टली, टू इंक्रीज द ब्रांड आइडेंटिटी, अपने ब्रांड इमेज को बेहतर करना, मार्केट के अंदर अपने ब्रांड इमेज को बेहतर से बेहतर बनाना ताकि लोग जो है वो आपके ब्रांड को पहचान जाएं। सो दैट इज बेसिकली आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो दीज आर द 8 मेन ऑब्जेक्टिव्स दैट द मार्केटिंग हैज। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके इस तरीके के सेट किए जाते हैं ताकि आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम कर सके। तो अब लेट्स सपोज, एक मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ बच्चों। वो ये है कि लेट्स सपोज अगर क्वेश्चंस आते हैं जो मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। और क्वेश्चन में अगर आपको मसला हो रहा होता है एनालिसिस करने का कि सर इसके अंदर एनालिसिस क्या लिखे, तो आपने क्या करना है, आपको अगर ये याद होंगे ऑब्जेक्टिव्स, तो आप इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो इन द लॉन्ग रन। कि बेसिकली अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये करेगा तो लॉन्ग रन में उसको ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, ये वाले सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप याद कर लें। तो अल्टीमेटली होगा ये कि लॉन्ग टर्म में जो आपकी डेवलप्ड एनालिसिस होती है ना, एक तो आपने शॉर्ट रन एनालिसिस करते हो, एक होती है डेवलप्ड एनालिसिस विच इज इन द लॉन्ग टर्म। क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म में कोशिश करें कि कोई भी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव करवा दें अगर मार्केटिंग के ऊपर सवाल है। नाउ कोऑर्डिनेशन ऑफ मार्केटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो सेट करता है लेकिन ऑब्जेक्टिव ये अकेला अचीव नहीं कर सकता, इसका लिंक होना चाहिए विद द अदर डिपार्टमेंट एज वेल। तो बेसिकली मार्केटिंग और फाइनेंस का क्या लिंक होता है यहाँ पे, तो मार्केटिंग और फाइनेंस का लिंक ये होता है कि मार्केटिंग जो है वो सेल्स फोरकास्ट बनाता है। सेल फोरकास्ट बनाने से होता यह है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहा होता है इन एस्टिमेटिंग कि हमारी कितनी सेल्स होंगी फ्यूचर में। तो वंस द फाइनेंस डिपार्टमेंट नोज अबाउट द सेल्स कि फ्यूचर में क्या एस्टिमेटेड सेल्स होंगी, सो दे आर एबल टू मेक द कैश फ्लो फोरकास्ट एंड द फाइनेंशियल बजट। सेकेंडली, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंस टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। बेसिकली मार्केटिंग जो बजट होता है आपका, वो मार्केटिंग बजट कौन प्रोवाइड करता है आपको, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के। आप ये मार्केटिंग बजट यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। फिर बात करते हैं मार्केटिंग एंड एचआर की। तो मार्केटिंग और एचआर जो है बेसिकली इनका लिंक क्या होता है, मार्केटिंग और एचआर का लिंक जो होता है वो होता है टू कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो रिक्रूट करके दे स्किल्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ टू द टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि जितना अच्छा जो है वो स्किलफुल एम्प्लॉयज होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उतना अच्छा मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका चलेगा। फिर सेल्स फोरकास्ट बनाता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट विच कैन हेल्प द एचआर डिपार्टमेंट टू मेक श्योर टू मेक देयर वर्कफोर्स प्लान्स। कि अगर फ्यूचर में सेल्स इंक्रीज हो रही है तो आपको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी, अगर फ्यूचर में सेल्स डिक्रीज हो रही है तो कम वर्कर्स की ज़रूरत होगी। फिर मार्केटिंग और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का लिंक, मार्केटिंग और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का लिंक कैसे है भाई, सेल्स फोरकास्ट बना के आप प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर डिमांड, तो और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को बताते हो ताकि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट उसी हिसाब से रॉ मटेरियल ऑर्डर करे, उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करे और उसी हिसाब से वो अपने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करे। लास्टली, द मार्केट रिसर्च आइडेंटिफाइज चेंजेस इन द मार्केट दैट हेल्प्स ऑपरेशंस डिपार्टमेंट टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। अब मार्केट में प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है लेकिन प्रोडक्ट बनाने वाला बेसिकली प्रोडक्ट का आइडिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट देता है लेकिन प्रोडक्ट क्रिएशन जो है वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की होती है। तो मार्केट रिसर्च करके जो भी प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आने होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये मार्केट रिसर्च करके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को बताता है और ताकि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट में उसी हिसाब से चेंजेस कर सके और मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। देन वी हैव द नेचर द मार्केट के, बेसिकली आपकी मार्केट क्या होती है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो मार्केट्स आर बेसिकली द प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट। तो बायर जो है वो क्या करता है, डिमांड करता है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट, और जो सेलर होता है वो सेल करता है मार्केट के अंदर, दैट इज के मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। So there are buyers and there are sellers in the market. Buyers demand the product and sellers supply the product. So what is demand and what is supply? Demand is the willingness and ability of an individual buyer or consumer to buy a product at a given price over a period of time. मार्केट के अंदर जो भी आपका कंज्यूमर आता है तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट की डिमांड करता है। डिमांड क्या होती है, इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर टू बाय अ प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेर एज सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई क्या होती है, इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ सेलर या प्रोड्यूसर और बिजनेस to sell the product at a given price over a period of time in the market. So demand is basically the willingness and ability of a consumer
to demand the product, to buy the product at a given price over a period of time, whereas supply is the willingness and ability of the supplier to sell the product in the market at a given price over a period of time. तो दोनों चीजें जो है वो मार्केट के अंदर हो रही होती है, और जो पहली चीज डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करती है, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. प्राइस अफेक्ट्स बोथ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. तो यूजुअली इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप. दैट इज कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है. वेयर एज सप्लाई की अगर हम बात करें, तो एज अ सप्लायर अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सप्लाई प्राइस बढ़ रही है, तो आप कोशिश करोगे ज़्यादा सप्लाई करने की. सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस. सो प्राइस एंड सप्लाई हैव अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो एक तो हो गया आपका प्राइस का इम्पैक्ट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, बट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल दैट अफेक्ट द डिमांड. अदर फैक्टर्स में आ जाता है आपकी कंज्यूमर इनकम्स. अब डिमांड को कंज्यूमर इनकम कैसे अफेक्ट करती है? यूजुअली मार्केट में दो कैटेगरीज ऑफ गुड्स सेल हो रहे होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स आपके लग्जरी आइटम आ जाते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स, और आपकी नीड्स भी नॉर्मल गुड में आती हैं. तो जब इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स, जैसे कि गाड़ी वगैरह लग्जरी गुड्स डिमांड करना ज्यादा हो जाती है. सो व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, whereas when income decreases the demand for normal goods decreases. तो नॉर्मल गुड्स और इनकम का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर इनकम ज्यादा होगी तो लोग ब्रांडेड गुड्स की तरफ जाएंगे, लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे, सो दे विल बी डिमांडिंग मोर ऑफ दोस गुड्स. देन सेकेंडली वी हैव द इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं आपके? इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि चीप होते हैं या अनब्रांडेड होते हैं. तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो आप चीप और अनब्रांडेड गुड्स नहीं खरीदोगे, मतलब सस्ते और अनब्रांडेड नहीं, बल्कि आप ब्रांडेड की तरफ जाओगे. So when income increases, the demand for inferior goods decrease. Whereas when income decreases, the demand for inferior goods will increase. So this is how income affects the demand of inferior and normal goods. Secondly, prices of substitutes and complementary goods. Now, substitutes की अगर हम बात करें बच्चों, तो पेप्सी और कोक is basically your substitutes. So if price of Pepsi increases, the demand for Coca-Cola will increase. जब मार्केट में जब पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी लोग कम खरीदेंगे और स्विच करेंगे टुवर्ड्स कोका कोला, जिसकी वजह से पेप्सी मार्केट में महंगी मिलने की वजह से कोका कोला की डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से कोका कोला की सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी. सो द डिमांड फॉर कोका कोला विल इंक्रीज. और वेर एज जब पेप्सी सस्ती हो जाएगी तो डिमांड फॉर कोका कोला विल फॉल, बिकॉज कोका कोला अगर अपनी प्राइस चेंज नहीं करता और पेप्सी अपनी प्राइस कम कर देता है मार्केट में, तो उसकी वजह से जितने भी कोका कोला के कंज्यूमर्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? पेप्सी के पास चले जाएंगे, विच विल लीड टू अ लोअर डिमांड फॉर कोका कोला. तो सब्स्टिट्यूट्स में यही होता है कि आपका प्राइस अगर एक प्रोडक्ट की बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर एक की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है. फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स दैट आर जॉइंटली यूज्ड. ये गुड्स आपके एक साथ जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, दे आर जॉइंटली यूज्ड. तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग एग्जांपल लेते हैं ब्रेड एंड बटर की. अब ब्रेड एंड बटर दोनों यूजुअली जो है वो एक साथ गुड्स इस्तेमाल होते हैं मार्केट्स के अंदर. तो अगर ब्रेड महंगी हो जाती है तो लोग ब्रेड खरीदना कम कर देंगे, जिसकी वजह से बटर की डिमांड भी कम हो जाएगी. वेरएज अगर ब्रेड के प्राइसेस सस्ते हो जाते हैं तो फिर लोग जो है वो ब्रेड कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से उनको बटर भी खरीदना पड़ेगा, तो डिमांड फॉर बटर विल इंक्रीज. एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि सीडी प्लेयर और सीडी. इफ द प्राइस ऑफ सीडी प्लेयर विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर सीडीज विल fall, whereas if the price for CD player will decrease, the demand for CD player will rise. क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होगी तो लोग सीडी प्लेयर खरीदना बंद कर देंगे, तो सीडी का क्या करेंगे? सीडी की डिमांड भी कम हो जाएगी. और जब प्राइस सीडी प्लेयर की कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा सीडी प्लेयर खरीदेंगे एंड दे विल डिमांड मोर सीडीज. So these are the demand the factors affecting the price of substitutes and complementary goods affecting demand. फिर तीसरा फैक्टर है आपका पॉपुलेशन साइज एंड स्ट्रक्चर.
अब पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होती है तो डिमांड ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन में आपकी यंगस्टर्स ज़्यादा हैं तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी मोर। पॉपुलेशन में अगर आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है या ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे डिमांड जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगी। फिर चेंजेस इन फेस्ट एंड फैशन एंड टेस्ट, बेसिकली आपका फैशन और टेस्ट चेंज होने की वजह से भी आपकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है। एंड देन वी हैव द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करोगे, प्रमोशन पे खर्चा करोगे, उतनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होगी। देन वी हैव फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई। सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होती है तो सप्लायर के लिए प्रोडक्ट महंगा बन रहा होता है, सप्लायर अपनी सप्लाई कम कर देता है। एंड इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है दैट मीन्स अब प्रोडक्ट चीपली जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट टैक्सेस और मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल अगर टैरिफ्स वगैरह जो है वो रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगाया जा रहा है, तो अगर उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि मटेरियल आपको महंगा मिलेगा और उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। वेरएज अगर गवर्नमेंट मटेरियल पे टैक्सेस हटा देती है तो टैक्सेस कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड ग्रांट्स। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज और ग्रांट्स की बात करें, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन आएगा और उसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी। वेर एज अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज और ग्रांट्स कम कर देती है, अपनी हेल्प वापस ले लेती है, तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। देन वी हैव द weather conditions and other natural factors. If the weather is good, then the supply might increase. For example, harvesting के लिए farmers के लिए जो growing वो लोग कर रहे होते हैं, अगर वेदर अच्छी रहेगी तो उसके वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी। इफ द वेदर इज हार्श देन द सप्लाई माइट डिक्रीज। फ्लड वगैरह आ गया, रोड वगैरह टूट गए तो गुड्स की सप्लाई नहीं हो पाएगी। एंड देन वी हैव एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। द मोर एडवांस द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग द मोर सप्लाईज आर इंक्रीजिंग। जितनी ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हो रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, तो वो सारी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं और आपकी सप्लाई को बढ़ाते हैं। सो मशीनरी इन प्रोडक्शन विल इंक्रीज द सप्लाई। दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई आपका यहाँ पे एंड होता है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द टाइप ऑफ मार्केट। तो यूजुअली कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं जिसके अंदर आप जो है वो कंज्यूमर्स को टारगेट करते हो, और कंज्यूमर मार्केट्स में अंदर जो है वो आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर मार्केट्स आर द मार्केट्स इन विच योर फाइनल कंज्यूमर इज देयर टू परचेज द प्रोडक्ट। और यूजुअली बिजनेसेस जो है वो ज्यादातर इस मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं और इसके अंदर जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। वेर एज इंडस्ट्रियल मार्केट्स होती हैं कुछ, इंडस्ट्रियल मार्केट्स होती हैं आपकी जो कि बिजनेसेस दूसरे बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल है कैटरपिलर, एक बिजनेस है। वो बिजनेस जो है वो ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स, क्रेन्स, इस तरीके की जो है वो व्हीकल्स बनाता है। और इस तरीके के व्हीकल्स जो है एक फाइनल कंज्यूमर इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब अगर आपको नई गाड़ी चाहिए तो आप जाके क्रेन नहीं खरीदते, राइट? तो बेसिकली वो क्रेन वगैरह कौन खरीदेगा? दूसरे बिजनेसेस खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल मार्केट्स में एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, और यूजुअली जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर बन रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या बिजनेस प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट या बिजनेस प्रोडक्ट। यूजुअली इंडस्ट्रियल मार्केट्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे होते हो वो उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या फिर बिजनेस प्रोडक्ट्स। देन वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया। तो यूजुअली मार्केट्स जो होती हैं आपकी वो लोकल मार्केट्स होती हैं, लोकली फॉर्म होती हैं, या फिर नेशनल मार्केट्स होती हैं, या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो मैंगोज प्रोड्यूस होते हैं वो लोकल मार्केट में जब सेल हो रहे होंगे, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में, कराची में
कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वो मैंगो सेल हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ लोकल मार्केट। अगर मैंगोज पूरे पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं, सो दैट विल बी बेसिकली द नेशनल मार्केट। और अगर मैंगोज पूरी दुनिया में सेल हो रहे हैं, तो दैट विल बी बेसिकली योर इंटरनेशनल मार्केट्स। सो इफ अ बिजनेस इज ओनली सेलिंग टू अ स्पेसिफिक रीजन और टू अ स्पेसिफिक एरिया, जैसे आपका एरिया में कोई अगर रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो वो सिर्फ आपके एरिया को सेल कर रहा है, दैट इज बेसिकली लोकल मार्केट। अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि लाहौर में भी है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, तो दैट इज बेसिकली योर नेशनल मार्केट, के वो बिजनेस जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है कंट्री के अंदर। और अगर वो रेस्टोरेंट जो है वो इंटरनेशनली भी है, दूसरी कंट्रीज में भी मौजूद है, सो दैट मीन्स कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट कर रहा है। दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। फिर बात करते हैं अप्रोचेस टू मार्केटिंग की, कि बेसिकली आपका जो बिजनेस है वो मार्केट में रहते हुए प्रोडक्ट किस तरीके से बनाता है। तो कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि बोलते हैं कि यार जो कस्टमर को चाहिए हम लोग वही प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कस्टमर को चाहिए हम लोग वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यूजुअली आपका कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच? अ मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच इज अ अप्रोच इन विच द मार्केट इज रिसर्च फर्स्ट। पहले आप मार्केट रिसर्च करते हो, कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स आप प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। सो मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच इज एन आउटवर्ड लुकिंग अप्रोच बेसिंग द प्रोडक्ट डिसीजंस, कि आप अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बनाओगे ऑन द कंज्यूमर डिमांड एज स्टैब्लिश्ड बाय द मार्केट रिसर्च, कि कंज्यूमर को क्या चीज़ चाहिए, मार्केट रिसर्च करके आप पहले वो आइडेंटिफाई करते हो, और उसके बाद जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो। तो इसको हम कहते हैं मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच। इसका दूसरा नाम है कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच एज वेल। और सेकंड जो अप्रोच होती है आपकी, दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच, which is an inward looking approach that focuses on making products that can be made or have been made for a long time and then trying to sell them in the market. Product orientation approach is an inward looking approach that focuses on making the products. Basically आप यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ज्यादा रख रहे होते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐसा बनाओ आप कि कस्टमर उसकी डिमांड करना शुरू कर दे। तो यूजुअली जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स टेस्ला ने बनाई, अब टेस्ला के दिमाग में ये था कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो कि कंज्यूमर को अभी उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को जब पता लगेगा तो कंज्यूमर डेफिनेटली वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो यूजुअली आपके प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच में यूजुअली इनोवेटिव बिजनेसेस आ जाते हैं जो कि मार्केट में इनोवेशन लेकर आते हैं, और यूजुअली ये कस्टमर से पूछ के प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं, और फिर उसकी डिमांड जो है वो क्रिएट होती है। सो दीज आर द टू डिफरेंट अप्रोचेस। तो दोनों के फायदे और नुकसान क्या है? अगर हम बेनिफिट्स जाने कस्टमर ओरिएंटेशन के, कि अगर एक बिजनेस जो कि प्रोडक्ट अपने मार्केट को रिसर्च करके बना रहा है, तो ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट्स विल हैव अ लॉन्गर लाइफ इन द मार्केट, कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अरसे चलेगा और फेल बहुत देर में होगा, क्योंकि वो कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाया गया है। Secondly, constant feedback through market research allows the business to bring changes to their products according to the change in taste and fashion. फिर जो बिजनेसेस जो कि मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, तो उसके उनको फायदा एक और ये भी होता है कि बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट मार्केट रिसर्च चल रही होती है। और कांस्टेंट मार्केट रिसर्च करने का फायदा ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली मार्केट में जो चेंज आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग दोस कांस्टेंट चेंजेस इन द मार्केट, you are also bringing that changes in your product, which will help you in constant feedback and bringing constant changes in the market research market product। तो उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी भी आउट ऑफ टेस्ट या आउट ऑफ फैशन नहीं होगा, बल्कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलता रहेगा। हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेशन के? सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कंज्यूमर ओरिएंटेशन में,
to be, accurate and to know the changes in the taste and fashion. So a lot of time and money will be consumed. Secondly, constant changes to the product will increase the product development cost. Basically, अगर आप अपना जो है वो constantly प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आओगे, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी. If you keep on changing the product according to the customer needs, you will have to increase the product development cost, क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार आप प्रोडक्ट को चेंज करोगे तो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी. फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि जब आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हो और प्रोडक्ट ऐसा बनाते हो यूनिक होता है जो कि मार्केट में, तो उसका फायदा ये होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट अ यूएसपी. यूएसपी कहते हैं हम यूनिक सेलिंग पॉइंट को. तो यूनिक सेलिंग पॉइंट एक ऐसा सेलिंग पॉइंट होता है आपके प्रोडक्ट के अंदर जो कि आपको कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाता है. जैसे एप्पल के अंदर जो iOS है, इट इज इट्स यूनिक सेलिंग पॉइंट कि वो किसी और फोन में आपको नहीं मिलेगा. तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हो विच क्रिएट्स अ यूएसपी. और उस यूएसपी का फायदा ये होता है कि आप हायर सेल्स और प्रॉफिट अचीव कर सकते हो. फिर उसके बाद बिजनेसेस प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी गुड्स एंड सो कैन चार्ज प्रीमियम प्राइसेस. यूजुअली प्रोडक्ट ओरिएंटेशन जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हाई क्वालिटी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. जैसे कि जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगे वो काफी एक्सक्विजिट और हाई क्वालिटी का होगा या इनोवेटिव होगा, एंड यूजुअली दे आर एबल टू चार्ज अ हाई प्राइस एज वेल. एंड thirdly, businesses focus on what they are best at, and therefore business can increase their productivity and output. बिजनेस ये नहीं देख रहा होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए. बिजनेस हमेशा ये देख रहा होता है कि वो क्या चीज अच्छी बना सकता है. तो इस सिचुएशन में बिजनेस क्या करता है, बिजनेस यूजुअली जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट ज्यादा अचीव कर सकता है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है. बिजनेस सिर्फ और सिर्फ वो काम कर रहा है जो कि वो बेस्ट है एट. तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे जब काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी. जैसे बिजनेस को कोई नई मशीनरी नहीं खरीदनी पड़ेगी, बिजनेस को रीट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ेगी अपने वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स को ऑलरेडी काम आता होगा बिकॉज दे आर बेस्ट एट इट. However, डिसएडवांटेजेस क्या है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के. The disadvantages of product orientation is that the chances of product failure is high. Now, why the product failure chances are high? Because मार्केट के अंदर आप जब रिसर्च करके प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करोगे तो यूजुअली जो है वो क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कस्टमर को क्या चीज चाहिए शायद वो चीज मौजूद ना हो. तो कस्टमर को अगर जो चीज नहीं चाहिए और वो जो चीज नहीं चाहिए वो चीज मौजूद है आपके प्रोडक्ट के अंदर और जो कस्टमर को चीज चाहिए वो चीज प्रोडक्ट में अंदर मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट फेल हो जाएगा. Secondly, businesses will need skilled employees to bring innovation and quality, so they might be expensive. तो आपको जो है वो स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी और स्किल्ड एम्प्लॉयज जो है वो काफी ज्यादा इनोवेशन तो लेकर आएंगे लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे. दे माइट बी वेरी एक्सपेंसिव एज वेल. So these are the advantages and disadvantages of market orientation and product orientation. Moving on to the concept of and calculation of market share and market growth. अब मार्केट शेयर क्या होता है बच्चों. मार्केट शेयर इज द टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स ऑफ अ बिजनेस कंपेयर टू द सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री. मार्केट शेयर आप जब किसी भी बिजनेस का कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर आप बिजनेस की सेल्स को कंपेयर करते हो विद द टोटल सेल्स इन द इंडस्ट्री के. टोटल इंडस्ट्री में अगर लेट्स सपोज 1000 कस्टमर्स हैं तो कितने कस्टमर बिजनेस से खरीद रहे हैं. तो वो चीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मार्केट शेयर कैलकुलेट करने का, दैट इज टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100. तो बिजनेस की टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100. फॉर एग्जांपल 3 बिजनेस हैं, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी. मार्केट के अंदर बिजनेस ए 100 कस्टमर्स को सेल कर रहा है, बिजनेस बी 500 कस्टमर्स को सेल कर रहा है, बिजनेस सी जो है वो 400 कस्टमर्स को सेल कर रहा है. अगर मैं आपसे बोलूं बिजनेस सी का आप
जो है वो मार्केट शेयर कैलकुलेट करें, तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट? सबसे पहले तो आप 100 + 500 + 400 करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल सेल्स ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आ गया 1000। तो टोटल सेल्स ऑफ इंडस्ट्री क्या है? 1000। अब मुझे बिजनेस सी की कैलकुलेशन करनी है, तो बिजनेस सी की कैलकुलेशन करने के लिए मैं टोटल सेल्स ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 400। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं 100 करूंगा तो 400 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 40%। तो मेरे पास सी का मार्केट शेयर आ जाएगा, दैट इज 40%। ठीक है, एक मिनट यार। अच्छा जी, मार्केट साइज की बात करते हैं। तो मार्केट साइज क्या होता है? मार्केट साइज इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट टू होम द बिजनेस कैन टारगेट द प्रोडक्ट्स। कि आपकी मार्केट में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स मौजूद हैं जिन पर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोथिंग बिजनेस है क्योंकि मार्केट में क्लोथ सेल कर रहा है, और मार्केट का जो टोटल साइज है वो है 10,000 कस्टमर्स का। तो बेसिकली ये आपका मार्केट साइज है। अब इन 10,000 में से आप कितने कस्टमर्स को सेल करते हो, दैट विल बी योर मार्केट शेयर। तो मार्केट साइज इज द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, जिनको आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो मार्केट साइज जानना क्यों जरूरी है बच्चों? मार्केट साइज जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज मैनेजर कैन डिसाइड टू एंटर और द मार्केट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स को अगर एक बड़ी मार्केट को टारगेट करना है तो वो ये देखेगा कि उस मार्केट का साइज कितना है। इफ द मैनेजर वांट्स टू टारगेट अ लार्जर मार्केट, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी मार्केट में एंटर होगा जहां नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा है। तो वेदर मार्केट साइज विल बी अ लार्जर मार्केट, तो वहां पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो मैनेजर कैन सी लुक एट द मार्केट साइज एंड डिसाइड वेदर टू एंटर द मार्केट और नॉट। सेकेंडली मैनेजर कैन कैलकुलेट द मार्केट शेयर। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मार्केट साइज इज द टोटल कस्टमर दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो यूजुअली अगर हर एक कस्टमर परचेज कर रहा है कोई ना कोई गुड, तो वो टोटल मार्केट का सेल्स होगी। तो बेसिकली मार्केट साइज से आप अपना मार्केट शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको ये पता होता है कि कितने कस्टमर मौजूद हैं पूरी इंडस्ट्री में। एंड मैनेजर्स कैन आल्सो मेजर द ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द मार्केट। 2023 में 10,000 कस्टमर थे एक मार्केट के अंदर। 2024 में 12,000 हो गए। मार्केट ग्रो करिए डिक्लाइन करिए? मार्केट ने ग्रो करा है। वेयर 2025 में मार्केट 12,000 से 11,000 कस्टमर हो गई। मार्केट ने 2024 से 2025 में डिक्लाइन करा है। तो आपका मैनेजर जो है वो ये मेजर कर सकता है कि बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रही है। तो मार्केट ग्रोथ क्या होती है? मार्केट ग्रोथ इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द मार्केट साइज और द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट। जब आपकी मार्केट का साइज इंक्रीज होता है या नंबर ऑफ कस्टमर्स मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं, तो दैट इज बेसिकली योर मार्केट ग्रोथ। नाउ हाउ फास्ट द मार्केट ग्रोज डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। अब आपकी मार्केट कितनी तेजी से बढ़ती है किस चीज पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है? अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज है, वो ज्यादा से अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? द इंक्रीज इन जीडीपी। अगर कंट्री का जीडीपी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो मार्केट साइज भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। फिर चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम्स। अगर कंज्यूमर इनकम्स इंक्रीज होती हैं तो ऐसी बात है लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट साइज इंक्रीज होगा। फिर चेंजेस इन टेस्ट, कंज्यूमर टेस्ट। कोई चीज जो ट्रेंड में आती है, हर कंज्यूमर वही चीज डिमांड कर रहा है, तो उस मार्केट का साइज इंक्रीज होगा। जैसे सेलफोन मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट, टच स्क्रीन फोन जो है, जब अब हर कोई उनकी डिमांड करता है तो आपको बहुत ही कम प्रोड्यूसर्स या कम फोन्स दिखेंगे जो कि कीपैड फोन्स वाले सेल कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, तो वो टाइम दूर नहीं है जहाँ पे पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो जाएंगे और पेट्रोल कार्स की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज।
तो जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पेट्रोल कार्स बनाना बंद कर देंगे बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द मार्केट। और क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट इंक्रीज होगी तो हर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर देगा, इट विल ग्रो द मार्केट साइज एज वेल। एंड लास्टली डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू मार्केट्स, आपकी नई मार्केट्स भी डेवलप होती हैं। बहुत दफा ऐसा होता है जैसे पहले ये चीज इस चीज की मार्केट नहीं थी लेकिन अब ये चीज जो है वो डेवलप हो गई इसकी मार्केट। जैसे सपोज मार्केट में कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं था, तो या आपके शहर में कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं था तो इसकी मार्केट ही नहीं थी। लेकिन एक अम्यूजमेंट पार्क खुल गया तो लोग जो है वो उसकी सर्विस डिमांड कर रहे हैं, तो वो एक नई मार्केट क्रिएट हो गई। तो एक खुलेगा, दूसरा खुलेगा, फिर और मल्टीपल खुल जाएंगे। जैसे कॉफी शॉप्स का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था, आपको ये चाय के ढाबे मिलते थे, कॉफी वगैरह कॉन्सेप्ट लेकर आया कॉफी शॉप का। तो अब देखें आप कितनी मल्टीपल जो है वो कॉफी शॉप्स खुल गई हैं और उसकी मार्केट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू मार्केट्स। तो जब मार्केट ग्रो होती है तो उसका फायदा क्या होता है? ऐसी बात है, जब मार्केट आपकी ग्रो होगी तो आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, बिजनेस कैन चार्ज हायर प्राइसेस एज वेल। क्योंकि मार्केट जब ग्रो होती है तो नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होते हैं, और जब नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होते हैं तो आपका कंपटीशन लेवल मार्केट में अगर कम हो तो आप प्राइस जो है वो ज्यादा चार्ज कर सकते हो। एंड देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव्ड। दैट मीन्स कि आपकी मार्केट साइज बढ़ने की वजह से आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हो, कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है ड्यू टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस। Then we have the concept of mass marketing and niche marketing. मास मार्केटिंग और niche market का डिफरेंस क्या है बच्चों? मास मार्केटिंग इज the selling the same product to the whole market with no attempt to target groups within it. आप पूरी मार्केट के लिए एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज बेसिकली यू आर टारगेटिंग अ मास मार्केट। whereas niche market क्या होता है? niche marketing is identifying subgroups in the market and developing products to suit them. पूरी मार्केट के लिए आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको टारगेट कर रहे हो। जैसे रोल्स रॉयस है, अब रोल्स रॉयस गाड़ियां तो बनाता है लेकिन वो सबके लिए गाड़ियां नहीं बनाता, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, हाई इनकम अर्नर्स के लिए जो है वो, या एलीट क्लास के लिए जो है वो गाड़ी बनाता है। तो दैट इज व्हाट नीश मार्केटिंग इज। मास मार्केटिंग क्या होती है? सबके लिए एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हो। तो मास मार्केटिंग के फायदे ये होते हैं कि देयर आर हायर सेल्स एंड लोअर चांसेस ऑफ फेलियर, बिकॉज मार्केट बड़ी होती है, सेल्स भी आपकी ज्यादा होती हैं और फेलियर के चांसेस भी काफी कम होते हैं। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट आर लोअर, क्योंकि एक ही जैसा आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम होती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एंड कैन चार्ज लोअर प्राइसेस एज वेल, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है तो आप अपने मार्केट में कंपेटिटिव रहने के लिए कस्टमर से कम प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हो। एंड मास मार्केट्स कैन क्रिएट अ गुड ब्रांड आइडेंटिटी, लोग पहचानेंगे ज्यादा आपके प्रोडक्ट। जो बड़ी मार्केट होती है, अब हर किसी को पता है टिक्का लोगो, लेकिन जो रोल्स रॉयस का लोगो है शायद वो हर किसी को नहीं पता होगा। व्हाई? बिकॉज नाइकी इज टारगेटिंग अ रिलेटिवली लार्जर मार्केट, एक बड़ी मार्केट को वो टारगेट कर रहा है, तो उसकी वजह से ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। लोगों को पता है ये टिक का मतलब क्या है, लोगों को पता है स्ट्रैप्स का मतलब क्या है, तो ये ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट आसानी से हो जाती है इन द मास मार्केट, बिकॉज द मार्केट इज वेरी लार्ज, मोर कस्टमर्स आर देयर इन द मार्केट, तो ज्यादा कस्टमर्स को पता होता है मार्केट के बारे में। डिसएडवांटेजेस ऑफ मास मार्केटिंग क्या है? हायर कंपटीशन, मास मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेसेस होते हैं जो कि मार्केट को सेल कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन जो है वो बहुत हाई होता है, कंज्यूमर के पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस होती है। लैक ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं मार्केट में, कोई चेंज नहीं होता, तो उसकी वजह से आपका कस्टमर जो है वो किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोअर प्राइसेस कैन डिक्रीज द ब्रांड इमेज,
अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो अक्सर बिजनेस अपनी प्राइसेस कम कर देता है, लेकिन अगर बिजनेस अपनी प्राइसेस कम करेगा तो दिस माइट अफेक्ट द ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, दैट कंज्यूमर समझेगा ये प्रोडक्ट अब चीप और लोअर क्वालिटी का हो गया। देन चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन माइट लीड टू फॉल इन डिमांड। अगर कस्टमर का टेस्ट और फैशन चेंज हो गया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो जो कि देसी खाने सेल कर रहा है, लेकिन अक्सर जो है वो मार्केट में चेंज आ रहा है, अब लोग जो है वो देसी खाने के बजाय हेल्दी खाने प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर आपका जो सेल्स है वो, आपकी जो मार्केट डिमांड है वो गिरना शुरू हो जाएगी। एंड लास्टली मार्केट रिसर्च कॉस्ट आर हायर। मास मार्केट को टारगेट करने के लिए आपको मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा टू नो व्हाट द कंज्यूमर वांट्स। तो यूजुअली ये होता है कि मास मार्केट में जब आप मार्केट रिसर्च करते हो तो क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से मार्केट रिसर्च इज ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। फिर उसके बाद नीश मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नीश मार्केट के फायदे क्या हैं। अब अगर बिजनेस एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करेगा और सिर्फ उसी के लिए प्रोडक्ट बनाएगा तो बिजनेस कैन क्रिएट एक्सक्लूसिविटी इन देयर प्रोडक्ट्स। एक्सक्लूसिविटी मतलब क्या होता है, जैसे रोल्स रॉयस, जितनी भी रोल्स रॉयस दुनिया में है सारी एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि वो हमेशा कस्टमाइजेशन पे बनती है कि आप जितनी कस्टमाइजेशन लेकर आना चाहो, कलर की, सही डिजाइन की, कुछ फीचर सेम होते हैं, कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। सो ये एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करते हैं। सो एक्सक्लूसिविटी लाने से क्या होता है दैट द बिजनेस कैन इज एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस। स्मॉल बिजनेसेस कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट। यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो भी नीश मार्केट्स में सर्वाइव कर जाते हैं। देन लेस कंपटीशन ऑफन लीड्स टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट। क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत लो होता है तो ऑफन यू आर एबल टू अचीव हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स एज वेल। फिर बिजनेस इज ऑल्सो एबल टू क्रिएट अ डिफरेंशिएटेड ब्रांड इमेज। अब क्योंकि आप एक डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, आप पूरी मार्केट से हटके एक डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी मार्केट में एक डिफरेंशिएटेड ब्रांड इमेज भी क्रिएट हो जाती है। हाउएवर नीश मार्केट का डिसएडवांटेज क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर नॉट अचीव्ड एज स्मॉल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होती। देयर आर फ्यूअर कस्टमर्स एंड सो द ग्रोथ पोटेंशियल इज लोअर। कस्टमर्स कम होते हैं तो उसके अंदर नीश मार्केट के अंदर आपका मार्केट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी लो होता है। And as customers are few, a change in taste and fashion can lead to a business closure. अगर कस्टमर जो है वो क्योंकि कम होते हैं तो अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हुई, कस्टमर का फैशन चेंज हुआ तो दिस विल लीड टू, ऐसे में बुगाटी भी चलेगा तो रोल्स रॉयस में डिमांड गिर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस विल लीड टू बिजनेस क्लोजर्स। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन का। Market segmentation is a process of dividing the mass market into subgroups and targeting different products to each subgroup. This subgroup are also known as market segments. तो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन में बेसिकली आप पूरी मार्केट को जो है वो डिवाइड कर रहे होते हो इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो फिर उन ग्रुप्स को आप जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स टारगेट कर रहे होते हो। इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं क्लोथिंग रिटेलर की, कि वो मार्केट को टारगेट करने के लिए मेन क्लोथिंग भी बना रहा है, ठीक है, क्योंकि मेल को टारगेट कर रही है, जितने भी मेल्स है मार्केट में। फीमेल क्लोथिंग बना रहा है जो कि फीमेल्स को टारगेट कर रही है। टीनेजर्स को लिए क्लोथिंग बना रहा है जो कि टीनेजर्स की मार्केट को टारगेट कर रहा है। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मार्केट सेगमेंट्स आर द सब ग्रुप्स ऑफ द होल मार्केट दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। अब जितने भी मेल हैं उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जितनी भी फीमेल हैं उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो यूजुअली आपकी जब मार्केट को आप सेगमेंट करके एक सब ग्रुप बनाते हो, उस ग्रुप के लिए फिर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हो, तो दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट को सेगमेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहला है ज्योग्राफिक डिफरेंसेस, कि कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जांपल आप नॉर्दर्न पाकिस्तान चले जाओ, सही है, और आप सदर्न पाकिस्तान चले जाओ, तो जमीन आसमान का फर्क। लोकेशन चेंज हुई, लोगों की नीड्स चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरिया में शायद सर्दियों के कपड़े ज्यादा डिमांड होते होंगे,
सर्दियों की चीजें ज्यादा डिमांड होती है, जैसे कॉफी वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन कराची में जो है वो सर्दियाँ सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आती है, तो ये उसके बाद जो है वो गर्मियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ज्योग्राफिक डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर फैशन, वहाँ के खाने डिफरेंट है, यहाँ के खाने डिफरेंट है, सही है। वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कल्चर डिफरेंट है, तो यहाँ पे कल्चर, अगर बिजनेस ऐसा है जो कि दोनों मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है, तो उसको दोनों मार्केट्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। सेकेंडली, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस। Demographic differences include dividing the market by age, gender, population, family size, social class and incomes. आप बाय एज अपनी मार्केट को डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स को, जैसे टॉयज है, अब आप बच्चा पार्टी में चले जाओ या किसी ऐसी दुकान में चले जाओ जहाँ बच्चों के टॉयज मिल रहे हैं, सही, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये इतने साल से इतने बच्चे के लिए है, ये इतने साल से इतने साल के बच्चे के लिए है। दैट इज यू आर डिवाइडिंग योर मार्केट बाय एज। बाय जेंडर, जैसे परफ्यूम मैन्युफैक्चरर है, अब परफ्यूम मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करेगा, बाय जेंडर, मेल के लिए अलग फ्रेग्रेंस बनाएगा, फीमेल के लिए अलग फ्रेग्रेंस बनाएगा। फिर बाय पॉपुलेशन, आप डिवाइड करते हो अपनी मार्केट्स को, आप पॉपुलेशन के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से, सोशल क्लास, लोग कितना कमा रहे हैं, कौन सी क्लास में, अपर क्लास है, मिडिल मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, या इलीट क्लास है, या आपकी लो इनकम अर्नर्स है। तो ये डिफरेंट आपकी इनकम्स के हिसाब से भी जो है वो डिवाइड हो रही होती है मार्केट। तो बिजनेसेस जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो डिवाइड करते हैं अपनी मार्केट को अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक डिफरेंसेस। देन देयर आर साइकोग्राफिक डिफरेंसेस एज वेल, दैट इज दीज इंक्लूड पीपल्स लाइफस्टाइल, पर्सनालिटीज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। के लेट्स सपोज लोग जो हैं वो क्या वैल्यूज रखते हैं। अब लेट्स सपोज पाकिस्तान में, सही है, आपके जो क्लोथ्स होते हैं, सही है, काफी मॉडेस्ट होते हैं और काफी जो है वो, क्योंकि यहाँ का जो वैल्यू है, सही है, यहाँ पे लोगों की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फॉरेन। तो यहाँ पे जितने भी क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर हैं काफी मॉडेस्ट क्लोथ्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू द फॉरेनर्स, ठीक है। तो बेसिकली साइकोग्राफिक डिफरेंस होने की वजह से जितने भी क्लोथिंग सेलर है, क्लोथिंग रिटेलर हैं, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, सही है, वो वैल्यूज और एटीट्यूड्स को भी काफी ज्यादा रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइकोग्राफिक डिफरेंस में इंडिया के अंदर वेज खाना जो है, बहुत सारे, बहुत बड़ी आवाम है जो कि वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स चले जाओ, आपको वहाँ पे वेज बर्गर मिलेगा, सही है। तो ये क्या है, अगेन साइकोग्राफिक डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि उनके वैल्यूज और एटीट्यूड्स ये हैं कि वो वैल्यू करते हैं कि भाई हम लोग जो है वो अपने रिलीजन में जो है वो मीट वगैरह को नहीं खाते, तो उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, तो उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट आप बना रहे हो। सो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना इज सिंपली यूर सेगमेंटिंग द मार्केट। सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन। सबसे पहले तो businesses are able to define their target markets and target product precisely to each segment, leading to increased sales. तो आप डिफरेंट टारगेट मार्केट्स बना लेते हो अपने सेगमेंट्स क्रिएट करके, और फिर उनके लिए आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो। तो अल्टीमेटली ये होता है कि हर एक सेगमेंट के लिए जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। सेकेंडली, इट enables टू आइडेंटिफाई gaps in the market and target products to these gaps. गैप इन द मार्केट क्या होता है, ऐसा मार्केट के अंदर ऐसा सेगमेंट जिसके लिए प्रोडक्ट कभी बन ही नहीं रहा था, तो आप जो है वो इस मार्केट को, गैप को आइडेंटिफाई करते हो और आपको पता चलता है यार इनके लिए तो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा, तो आप वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हो। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी यूज टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। यूजुअली क्या होता है कि मार्केट सेगमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, आईफोन नॉर्मल वेरिएंट लॉन्च होता है, प्रो लॉन्च होता है और फिर प्रो मैक्स लॉन्च होता है, सही है। तो अब देखा जाए तो तीनों में फीचर्स वगैरह का 19-20 ही फर्क होता है, मतलब सेम ही होते हैं तकरीबन। लेकिन क्या है कि प्रो मैक्स में ज्यादा पावर जो है वो दिखा रहा होता है कि भाई वो बड़ा फोन है, ज्यादा एफिशिएंट फोन है। फिर प्रो उससे थोड़ा कम एफिशिएंट है, फिर वो 16। तो वो मार्केट इस तरीके से करता है कि वो अपनी सेम प्रोडक्ट की क्या कर रहा है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है। So when you're marketing, when you're segmenting your market for the same product, you can charge differently. For example, अगर एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी टूथपेस्ट को सेगमेंट कर रहा है, तो बच्चों के टूथपेस्ट वो थोड़े रिलेटिवली कम प्राइस पे सेल करेगा, अडल्ट के टूथपेस्ट वो थोड़े हाई प्राइस से चार्ज करेगा, और जो बुढ़े होंगे तो ये उनके जो टूथपेस्ट है वो और ज्यादा महंगे चार्ज करेगा। तो दैट इज के सेम प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, बट इट इज डिस्क्रिमिनेटेड के डिफरेंट पैसों पे सेल हो रहा है। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन क्या है।
सबसे पहले तो रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट आर वेरी हाई। आपको हर एक सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है, तो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। फिर प्रमोशनल कॉस्ट आर हाई। आपको हर एक सेगमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपकी प्रमोशनल कैंपेन्स जो है वो काफी ज्यादा हाई होंगी, काफी ज्यादा प्रमोशनल कॉस्ट ज्यादा आएगी। और फिर प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज एज देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हेड। तो आपकी प्रोडक्शन और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट वगैरह भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि आप डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट होल्ड कर रहे हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। तो यूजुअली मार्केट मास मार्केट्स को जब आप टारगेट कर रहे होते हो, तो उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप मार्केट सेगमेंटेशन का इस्तेमाल करते हो। दैट इज you divide the market into different subgroups, and you target the market target the product differently to each of the subgroup। फिर उसके बाद आखिरी चीज जो है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग का एक और जो काम होता है वो होता है कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो उसको मैनेज करना। अब एक बार कस्टमर आया आपके पास से, वो प्रोडक्ट खरीद के चला गया। अगर वो आपसे प्रोडक्ट खरीद के चला गया और आप जो है वो उसको वापस जो है वो नहीं बुला पा रहे, तो दैट मीन्स कि आपकी कस्टमर रिलेशनशिप बिल्कुल खराब है। तो customer relationship management is using marketing activities to establish successful customer relationship so that the existing customer loyalty can be maintained। आप कस्टमर अगर एक बार आपसे आ रहा है, तो आप प्रोडक्ट को इस तरीके से बेचो कस्टमर को कि वो बार बार आपके पास आए, राइट। तो सीआरएम इन्वॉल्व्स गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। तो सीआरएम का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर आप करते क्या हो, आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, सही है, और एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकलवाते हो, ताकि कस्टमर को आप डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट टारगेट कर सको और कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सको। सो दीज इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स कस्टमर नेम्स, इनकम्स, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, बाइंग हैबिट्स। मतलब कस्टमर का आप ज्यादा से ज्यादा डेटा अपने पास गैदर करते हो, उनका इनकम लेवल्स, उनका नाम, उनका जो है वो प्रोडक्ट प्रेफरेंस के वो क्या चीज खरीदना पसंद करते हैं, कौन सी कलर की चीज खरीदना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, देन यू टारगेट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। यूजुअली सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो जमाना है आजकल, उसकी वजह से सीआरएम काफी ज्यादा आसान हो गई है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हो। और कस्टमर, अब एआई ऐसे फंक्शंस आ गए हैं, ऐसे टूल्स आ गए कि कस्टमर को ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोडक्ट रेकमेंड होना शुरू हो जाता है, कस्टमर को जो है वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से कस्टमर काफी ज्यादा इफेक्ट खुश भी होता है बिजनेसेस से कि उन्होंने उसको गाइड करा कस्टमर को, और उसकी वजह से आपका कस्टमर आपसे लॉयल रहता है। तो सीआरएम कैसे आप अचीव कर सकते हो, सीआरएम अचीव कर सकते हो थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग। जब आप प्रोडक्ट के लिए, जैसे आप डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट करो, फॉर एग्जांपल मेल परफ्यूम, फीमेल परफ्यूम है, तो दोनों के लिए डिफरेंट ऐड बनाओ और दोनों को डिफरेंटली टारगेट करो। तो इससे ये होगा कि आप टारगेटेड मार्केटिंग अचीव कर पाओगे। देन कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। कस्टमर एंड सर्विस एंड सपोर्ट देके भी आप सीआरएम डेवलप कर सकते हो। दैट इज कि आप कस्टमर को जो है जब सर्विस दोगे, कि आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है, प्री सेल सर्विस दे रहा है, कस्टमर को सपोर्ट दे रहे हो हर एंड से, तो उसकी वजह से जो है वो कस्टमर जो है वो आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। थर्डली, कम्युनिकेट रेगुलरली विद कस्टमर्स। अगर कस्टमर से आप रेगुलरली लिंक रखोगे, रेगुलरली बातचीत रखोगे, तो उससे भी जो है वो कस्टमर आपसे लॉयल रहेगा, और उसकी वजह से आपका कस्टमर रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर होगा। एंड फोर्थ इज यूजिंग द सोशल मीडिया। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे आप अगर कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहते हो, कस्टमर आपके सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करते हैं, तो उससे भी जो है वो आप कस्टमर इंफॉर्मेशन गैदर करके कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छे से अच्छा रख सकते हैं। So what are the benefits if a marketing department implements CRM perfectly? सबसे पहले तो कस्टमर लॉयल्टी आपकी बढ़ जाएगी, कस्टमर आपके पास से जाएगा नहीं कॉम्पिटिटर के पास। फिर बिजनेस प्रोडक्ट्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टर्म इन द मार्केट। बिजनेस जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगा, वो ज्यादा अरसे मार्केट के अंदर चलेगा। थर्डली, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, कि जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका कस्टमर है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो जो है वो अपने बिजनेस से जो है वो काफी ज्यादा लॉयल होगा, और वो आगे दूसरे कस्टमर्स को भी बताएगा।
फिर उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है कि बेसिकली आपका जो भी सीआरएम अप्रोच है वो हमेशा आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ाती है एज कम्पेयर टू जो इतना एफर्ट आप डालते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर या आप ईद पे अगर सपोज बाहर जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने, तो अगर ऐसे दुकान वाला जो क्या आपको बिठाए, आपके आपसे अच्छे तरीके से बात करे, आपको जो है वो चाय वगैरह पिलाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाए, तो बेसिकली आपके जो कस्टमर रिलेशनशिप है सिर्फ एक चाय और कोल्ड ड्रिंक से जो है वो काफी अच्छा डेवलप हो सकता है। बातचीत वो कैसे आपको वो टाइम दे रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहा है, आपको पूरा पूरा वो हर चीज बता रहा है, जो जो आप पूछ रहे हो उससे, जो जो आपको क्वेश्चन है, भले वो फालतू के क्वेश्चन है या सही क्वेश्चन है, तो वो आपको बता रहा है, आपको टाइम दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप अगली बार भी उसी के पास जाओगे। तो कस्टमर लॉयल्टी जो है वो आपकी बहुत कम कॉस्ट में इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। However, disadvantages क्या है या what are the costs related to CRM? IT system and softwares are needed. यूजुअली कस्टमर की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कस्टमर का रिस्पॉन्स गैदर करने के लिए आपको जो है वो आईटी सिस्टम और सॉफ्टवेयर वगैरह की इस्तेमाल होती है। जैसे कोई आप इंटरनेट पे सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, तो उस पे जो है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू नीड आईपैड्स वगैरह ये सारी चीजें, तो उसकी वजह से चाहिए होगा आपको, उसकी कॉस्ट वापस बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो आईटी सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर आर नीडेड। फिर एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसीज माइट बी नीडेड हु आर एक्सपर्ट इन सीआरएम एंड दे यूजुअली चार्ज हायर। जैसे वॉलमार्ट है, अब वॉलमार्ट कभी भी अपनी खुद की कस्टमर सर्विस नहीं करता। वॉलमार्ट क्या करता है, वॉलमार्ट ने आईबैक्स को अपनी कस्टमर सर्विस दी हुई है, और आईबैक्स को पता है कि वॉलमार्ट सारी ट्रेनिंग जो है वो वॉलमार्ट ने आईबैक्स को दी हुई है। तो आईबैक्स खुद अपनी जो है वो मार्केटिंग नहीं यानी कि कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो उसने आईबैक्स को दिया हुआ है, आईबैक्स जो है वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ वॉलमार्ट। तो यूजुअली मसला क्या आ सकता है यहाँ पे कि एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी ज्यादा पैसे चार्ज कर सकती है। अगर वॉलमार्ट अपनी खुद की कस्टमर सर्विस बनाता, खुद का कस्टमर सर्विस डेटा जो है वो डिपार्टमेंट बनाता, तो वो काफी चीप होता एज कम्पेयर टू अगर आईबैक्स को उसने दे दिया है, तो आईबैक्स जो है वो काफी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा होगा। एंड थर्डली, सीआरएम इज नॉट अवेलेबल फॉर न्यू बिजनेसेस। सीआरएम सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए अवेलेबल होता है जिनके एक कस्टमर बेस होती है, लेकिन नया बिजनेस अगर होगा तो उसकी कोई कस्टमर बेस होगी नहीं। तो अगर एक नया बिजनेस है और उसकी कोई कस्टमर बेस नहीं है, तो फिर सीआरएम आप अचीव नहीं कर सकते या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। So these are the disadvantages of CRM. And with that, we are done with the nature of marketing chapter. तो नेचर ऑफ मार्केटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के, जो कि डिफरेंटली हमने डिस्कस करें। हमने पहले मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और उसका दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंक डिस्कस करा, हमने डिमांड सप्लाई डिस्कस करा, हमने डिफरेंट मार्केट्स, कंज्यूमर मार्केट्स और डिफरेंट लोकेशन वाइज भी हमने मार्केट्स के बारे में डिस्कस करा। फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, कंज्यूमर ओरिएंटेशन, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करा और उनके इम्पैक्ट्स। फिर कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में हमने B2C B2B के बारे में डिस्कस करा, उनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद मास मार्केटिंग और नीश मार्केट का डिफरेंस, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, मार्केट सेगमेंटेशन किस तरीके से होती है, उसके फायदे उसके नुकसान, और फिर सीआरएम और उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स। तो ये आपका नेचर ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे खत्म होता है।